जय हिंद। देखिए, आज हम जानेंगे भारतीय कृषि के बारे में और जानेंगे कि भारतीय कृषि किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो है आवश्यकताएं कौन कौन सी है, दशाएं कौन कौन सी है, जैविक कृषि क्या होती है, नेचुरल कृषि क्या होती है, एक्वा कल्चर क्या होती है, और उसके बाद बात करेंगे प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। इन सब की आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि भारतीय कृषि का जो है अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कृषि से जो है अधिकांश जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं यहाँ से, तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जान लेते हैं कि कृषि जो है कहते किसे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कृषि का मतलब होता है मानव हस्तक्षेप के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो फसलें उगाई जाती है उसे हम कृषि कहते हैं। मानव हस्तक्षेप के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसलें उगाना ही कृषि कहलाती है। अब देखते हैं कि जैसे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। मान लो भारत में लगभग कानूनी रूप से 140 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या है। छुप छुपा के तो ये 150 करोड़ के आसपास भी हो सकती है। तो अब इतने लोग हैं, इतने लोगों के जो है पेट भरने के लिए कृषि की जो है आवश्यकता ज़रूरी हो जाती है, इसलिए जो है इसकी आवश्यकता है। अब इतना अनाज हम बाहर से थोड़ी मंगा सकते हैं, इसलिए जो है कृषि की आवश्यकता हो जाती है। अब इसकी विशेषताएं इनको देखें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। मानवीय हस्तक्षेप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसलों का उत्पादन करना ही जो है कृषि कहलाता है। इसमें क्या है कि पशुपालन को भी हम शामिल कर लेते हैं, जैसे कि गाय को जो है इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है मत्स्य पालन हो जाता है। इस तरह से जो है पशुपालन भी इसमें शामिल कर लेते हैं भारतीय कृषि में। ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। अब इसकी जो है विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, इसकी कौन कौन सी जो है विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की। जैसे कि ये जो है सबसे प्रमुख विशेषताएं इसकी की है, भारतीय कृषि जो है होती है वो जीवन निर्वहन कृषि है। जीवन निर्वहन कृषि का मतलब क्या होता है कि भारतीय कृषि जो है वो सिर्फ अपना जीवन गुजारा करने के लिए जो है की जाती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि इससे बहुत बड़ा जो है हम इससे पैसे कमा लेंगे बहुत ज़्यादा, ये नहीं सोचते। बस ज़्यादातर यही सोचते हैं भारतीय किसान कि बस अपना गुजारा हो जाए इससे, और थोड़ा बहुत जो है अपनी आजीविका चलती रहे, घर का जो है काम चलता है। इसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि, जिससे कि जीवन का गुजारा होता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, तो ये है मिश्रित कृषि। ये है जो है ये होती है मिश्रित कृषि का मतलब होता है जिसमें अनाज और साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अनाज का मतलब यहाँ पर फसल जो है साथ साथ होता है। और जो अगली विशेषता इसकी जो है मिश्रित सस्यन। मिश्रित सस्यन का मतलब होता है एक ही समय में जो है अधिक फसलों को उगाना, इसे कहते हैं मिश्रित सस्यन। और अगली विशेषता इसकी कि अनाजों की जो है अधिकता, यहाँ पर कई तरह के जो है अनाज होते हैं। उसके बाद जो है निवेश, भारतीय कृषि में निवेश जो है बहुत ही कम होते हैं। निवेश बहुत कम होने का मतलब क्या है कि इतना जो है यहाँ एक तो खेतों का आकार भी बहुत छोटा है, उसके अलावा किसान जो है उसके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है, छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं ज़मीन के, तो वो घर की आवश्यकताओं को पूरा करें या कृषि में जो है पैसे लगाएं, उसमें निवेश करें। इस तरह जो है निवेश कम होता है। खेतों का आकार छोटा है, श्रम प्रधान कृषि है। यहाँ पर क्या है कि मशीनीकरण कम होता है, ज़्यादातर लोग ही जो है खेती को काम से खेती करते हैं, श्रम प्रधान कृषि हो जाती है इस तरह से। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक ये कमज़ोर है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है। बैकवर्ड का मतलब होता है जब कृषि से पहले, मतलब कृषि से पहले, कृषि करने से पहले किन किन की चीज़ जो आवश्यकता होती है, जैसे बीज है, भूमि, सिंचाई, उर्वरक, इन सब की जो है ज़रूरत पड़ती है। ये अच्छी मात्रा में और क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए, इसे बैकवर्ड कहते हैं। और जो फॉरवर्ड लिंक का मतलब होता है जब कृषि, मान लो कृषि हो गई एक बार, अब उसके बाद किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मशीन, परिवहन, बाजार, प्रसंस्करण और स्टोरेज,
इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह जो है इनमें आपस में लिंक होना वो ज़रूरी है, जो कि भारतीय कृषि में बहुत कम देखा जाता है। उसके बाद चकबंदी, मानसून, बिचौलिया। बिचौलिया मतलब होता है जो बाज़ार में हम जब बेचने जाते हैं वहाँ पर जो है बिचौलियागिरी होती है, सही कृषि का जो है हमें सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जूमिंग, ये सब जो है इसकी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं जो है हो जाती है। अब इसके अलावा जो है देख लेते हैं कि जो कृषि है उसके लिए कौन कौन सी जो है आवश्यक होते हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे सबसे पहले इसके लिए भूमि ज़रूरी है, बीज है, सिंचाई हो गई, कीटनाशक, उर्वरक जैसे जैविक और रासायनिक दो तरह के हो जाते हैं। इसके अलावा स्टोरेज, भंडारण, बाजार और प्रसंस्करण, ये सब जो है भारतीय कृषि के लिए आवश्यक जो है हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे भूमि उपयोग का प्रतिरूप देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र कितना है। जैसे यहाँ पर कुल हम भूमि लेकर चलते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर लेकर चलते हैं, तो इसमें कुल बोया गया क्षेत्र है वो 46% है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कितने परसेंट है। जैसे कुल बोया गया क्षेत्र यहाँ पर 46% है, यहाँ 46% का लगभग हो जाता है 142 मिलियन हेक्टेयर, ये इतना हो जाता है लगभग। उसके बाद वन क्षेत्र है 25%, और वन क्षेत्र में चाहिए कितना 33% लगभग, तो ये भाई माइनस में जा रहा है, लगभग 8-9% की जो है इसमें ज़रूरत है। उसके बाद जो है वर्तमान प्रतिभूमि जो है 4.5%। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी भूमि जो 1 वर्ष से खाली पड़ी है जिस पर कृषि नहीं की गई है, इसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और अन्य प्रतिभूमि जो है 4.5%, ये भी इतनी है। अन्य प्रतिभूमि का मतलब हो जिसे 2, 3, 4, 5 साल के लगभग हो गया जिस पर भूमि जो है खेती नहीं की गई है, या उस भूमि पर जो है मुकदमा चल रहा हो, उसे कहते हैं अन्य प्रतिभूमि। और चारागाह तो सबको पता ही है कितना, अभी 4.5%, जो कि लगभग 5% से जो है ज़्यादा होना चाहिए। अब इतने भारत में इतने पशु हैं, उनके लिए चारागाह तो ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो है वो वृक्ष आवरण, ये 1% है भाई, और ज़्यादा होना चाहिए। गैर कृषि के प्रयुक्त ये है जो 8 से 10% है। गैर कृषि के जो है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसी उस ज़मीन की भी तो हमें ज़रूरत होगी जिसमें मान लो हम अस्पताल बनाए हैं, कभी स्कूल बनाएंगे, इसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें, ज़मीन कहाँ से लाएंगे, तो ये आ जाता है गैर कृषि के अंतर्गत। उसके अलावा बंजर भूमि तो सभी जानते हैं, ये 5% के आसपास है, जैसे मरुस्थल हो गया, उसमें कृषि कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह ये बंजर भूमि का जो है हो जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है फर्टिगेशन, किसे कहते हैं। फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, पानी में यूरिया घोलकर सिंचाई करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हम यूरिया लाते हैं तो उसको पानी में घोल लो उसके साथ साथ और सिंचाई कर दो, ये होता है फर्टिगेशन। अब जो है भूमि को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो उत्पादन बढ़ा दो, उसका उत्पादन किस तरह, मान लो भूमि तो बढ़ा ही नहीं सकेंगे हम, इसलिए उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि कोई ज़मीन है, उसमें हम जो है 10 किलोग्राम जो है उसका कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन ही बढ़ाना होगा, ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, क्या होता है, ये लगभग 46% है, लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये हो गया। और एक शब्द आता है कुल बोया गया क्षेत्र, ये कुल बोया गया क्षेत्र आता है। जैसे मान लो कि ये कोई भूमि है, ये मान लो 10 एकड़ की है, तो मान लो किसी ने खरीफ की फसल बोई 10 एकड़ में, मान लो 10 एकड़ में खरीफ की फसल बोई। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, लगभग जून जुलाई के आसपास बो दी जाती है। तो और कटाई कब हो जाएगी इसकी, नवंबर अक्टूबर में मान लो, तो नवंबर अक्टूबर में इसकी जो है कटाई कर दी जाती है। तो खरीफ की फसल बो दी 10 एकड़ में, उसके बाद किसान ने सोचा कि रबी की फसल बो देते हैं, नवंबर दिसंबर के आसपास 5 एकड़ में बो देते हैं। उसके बाद ये जो है अप्रैल मई में काट ली जाती है। उसके बाद उसने जायद फसल बो दी 2 एकड़ में मान लो,
इस तरह से जो है, अब मान लो भूमि तो हमारे पास 10 एकड़ थी, लेकिन उसने उत्पादन कितना कर लिया, 17 एकड़ का। इस तरह से जो है ये कुल बोया गया क्षेत्र हो जाता है 17 एकड़ का। हमारे पास भूमि तो थी 10 एकड़ की, लेकिन हमने उत्पादन कितना कर लिया, 17 एकड़ का। तो हम भूमि तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमें कुछ ऐसी मान लो कुछ हम ऐसी तकनीक ले आए हैं भविष्य में, जिसमें कि फसलें जो है 2-2 महीने में ही हो जाए। तो हमें 10 एकड़ में 6 कितना हो जाएगा, 10 × 6 60 एकड़ का उत्पादन हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर कुछ ऐसी तकनीक आ जाए तो। अब यहाँ पर बीज देख लेते हैं, जैसे पारंपरिक और हाई यील्ड वेराइटी के जो है बीज होते हैं। पारंपरिक ये जो पुराने बीज होते हैं, तथा जो ये नई किस्म के बीज होते हैं हाई यील्ड वेराइटी के। और जो सिंचाई होती है ये भी 2 तरह की, जैसे पारंपरिक होती है, जैसे नए तालाब कुएं, ये पारंपरिक कृषि जो है सिंचाई हो गई। और ये नई तकनीक है, जैसे ड्रिप और फव्वारा सिंचाई। अब यहाँ पर जो है ये कुछ दिए गए हैं जो है कृषि के प्रकार, जैसे सीमांत जोत किसे कहते हैं, जिसमें कि 1 हेक्टेयर से अधिक 1 हेक्टेयर से कम होती है, उसे कहते हैं सीमांत जोत। अधिकतर किसानों के पास इतनी ही ज़मीन होती है जो 1 हेक्टेयर से भी कम होती है। और छोटी जोत कहते हैं जिसे 1 हेक्टेयर से तो अधिक हो लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो, उसे छोटी जोत कहते हैं। और अर्ध मध्यम उसमें आती है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में। इस तरह से ये बड़ी जोत आ जाती है लगभग 10 हेक्टेयर से कम, मान लो। एक शब्द आता है यहाँ पर हाइड्रोपोनिकल मेथड। ये क्या होता है, जैसे मृदाहीन पर्यावरण में फसलों को उगाना, मतलब केवल ऊपर निकलने वाली फसलें इसमें बोई जाती है। हाइड्रोपोनिकल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई मान लो ये कोई जो है टब मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें पानी भर दो और इसमें जो मिट्टी में ज़रूरत होती है, बिना मिट्टी के फसल उगाएंगे हम। जैसे कि इसमें जो भी मिट्टी में ज़रूरत पोषक तत्व होते हैं इस पानी में मिला दो और इसमें फसल बो दो। केवल वही फसल बोनी है जो कि जिसमें ऊपर जो है इसका फसल लगे, ऊपर इसका उत्पादन जो है इसमें ऊपर निकलने वाली जो है फसल वही इसमें आ सकती है। ये होता है हाइड्रोपोनिकल मेथड। और एक शब्द आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर किसे कहते हैं, जैसे ये जलीय कृषि जो है होती है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जैसे एक्वाकल्चर और मेरीकल्चर। अब यहाँ पर एक्वाकल्चर जो है वही मेरीकल्चर का जो है भाग हो जाता है। अब यहाँ पर स्थानांतरण कृषि के नाम दिए गए, ये भी परीक्षा में अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में ये क्या होता है, जूमिंग कृषि से कहते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में इसे देपा दहिया या बेवर जो है कहते हैं। इस तरह जो है राजस्थान में वात्रा या वाल्ट्रे जो है कहते हैं। इस तरह से ये दिया गया है। अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं इसे। ये परीक्षा में इसका मिलान आ जाता है। अब यहाँ पर जैविक कृषि के बारे में जान लेते हैं। जैविक कृषि का मतलब होता है जिसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग ना हो या बहुत ही कम हो, अत्यंत कम मात्रा में, या ना के बराबर हो, उसे कहते हैं जैविक कृषि। जिसमें कि जैविक खाद होता है, जैविक उर्वरक होते हैं, वर्मी कंपोस्ट, हरे पत्ते होते हैं उसमें। इस तरह के जो है इस तरह जैविक कृषि की जाती है। पशुपालन इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर जो है कुछ जैसे सेरिकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ये भी परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें देख लेना। जैसे फिशिकल्चर हो गया, मछली पालन, इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे भारतीय चाय बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में जो है स्थित है। हरहर का जन्म स्थान अफ्रीका माना जाता है। और कुछ देश जैसे करनाल बंट एवं रस्ट गेहूँ की फसल में लगने वाला प्रमुख ये जो रोग होते हैं। अब यहाँ पर चावल की कुछ किस्में दी गई, जैसे अमन और बोरो, पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादातर होते हैं। इस तरह से कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ फसलें दी गई है जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं हर जगह। यूपीएससी प्रीलियम में भी कई बार पूछा गया इन्हें। जैसे ये फसलें हैं, चावल के लिए तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। इस तरह से ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार चाय के बारे में, कपास के बारे में, इनके बारे में पूछ लिया गया। जैसे चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर जो है वर्षा की आवश्यकता हो जाती है। इस तरह से ये आप देख लेना PDF में, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इनको।
उसके बारे में यहाँ पर जो है फसल दी गई है ये, और इनमें लगने वाले रोग दिए गए यहाँ पर। जैसे जैसे ये धान है, अब धान में कौन कौन से रोग है इसमें जो है परीक्षा में मान लो ये रोग दे दिए आपको, और पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी फसल में लगने वाले रोग हैं, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। जैसे धान में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, खेरा, शीत है, झुलसा, इस तरह के रोग, ये नाम है, ये देख लेना आप। अब यहाँ पर फसलें दी गई है और उनकी किस्में दी गई है। जैसे चावल है, यहाँ पर चावल हो गया। चावल की कौन कौन सी किस्में, जैसे जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, इस तरह की किस्में हैं। अब ये मान लो आपको ये परीक्षा में मिल जाए जमुना, करुणा, पद्मा इस तरह की, और पूछ लिया जाए कि ये कौन सी फसल की किस्में हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछा ही जाता है अक्सर। ये गेहूँ की कई बार पूछ लिया गया है, जैसे कि कल्याण सोना, सोनालिका, ये देखो इस तरह से ये किस प्रकार की फसल की किस्में हैं, तो आप देख लेना इनको। इसके अलावा बाद में कृषि क्रांतियों के उपनाम देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ये भी कई बार पूछा गया है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट से संबंधित है। इस तरह से इनको देख लेना। तो ये आज का लेक्चर था, यही समाप्त होता है। और आप इसको PDF को जो है डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।